जब देवताओं का सबसे खौफनाक दुश्मन क्रोनोस अपनी कैद तोड़कर फिर से जागने लगा तो उन्हें जरूरत पड़ी एक महास्त्र की। लेकिन जब देवताओं को ही बेड़ियों में जकड़ लिया गया तो इस प्रलय को रोकने की आखिरी उम्मीद बना वो शख्स जिसने दुनिया को पहले भी तबाही से बचाया था। उस महास्त्र तक पहुंचने के लिए पर्सियस को गुजरना पड़ा एक ऐसी रहस्यमयी भूल भुलैया से जो आपके दिमाग के साथ खेलती है और जहाँ रास्ता हर पल बदलता है, जहाँ की पहरेदारी करते हैं विशालकाय साइक्लोप्स जिनके हाथों से बच निकलना नामुमकिन है। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए उसे सामना करना पड़ा नरक के सबसे खौफनाक राक्षसों का। लेकिन इन दानवों से भी बड़ी चुनौती उसके ही अपनों का धोखा बन गया। ये कहानी है राथ ऑफ द टाइटन्स मूवी की। कहानी की शुरुआत होती है एक रणभूमि से। यहाँ का मंजर ऐसा है जैसे दुनिया खत्म होने वाली है। पहाड़ से भी बड़ा एक जलता हुआ विशालकाय हाथ पूरे मैदान में आग बरसा रहा है। 2 सिरों और 4 हाथों वाला एक दानव कत्लेआम मचा रहा है। अब इस शमशान बन चुके मैदान के बीचों बीच खड़ा पर्सियस देखता है कि उसका बेटा भी वहीं है। वो उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन वो विशाल हाथ सब कुछ खत्म कर देता है। पर्सियस की आंख खुलती है। ये एक भयानक सपना था लेकिन उसे एहसास हो जाता है कि दुनिया में एक नई प्रलय आने वाली है। आर्गोस की जंग जिसमें पर्सियस ने क्रैकन को मार दिया था को अब 10 साल बीत चुके हैं। पर्सियस की पत्नी आयो का इंतकाल हो चुका है और अब उसका सारा संसार उसका बेटा हीलियस है। पर्सियस नहीं चाहता कि उसका बेटा कभी जंग की आग को देखे, इसीलिए पर्सियस अब गांव में एक मछुआरे की तरह रह रहा है। कुछ दूर तेज भूकंप आता है। धरती 2 हिस्सों में फटने लगती है। पाताल लोक के सबसे गहरे हिस्से में मौजूद तिलिस्मी जेल टार्टरस में अब हलचल शुरू हो गई है, जहाँ न केवल दुनिया के सबसे खूंखार राक्षस कैद हैं बल्कि उनके साथ यहाँ वह क्रूर टाइटन क्रोनोस भी कैद है जो देवताओं से अपना बदला लेने के लिए सदियों से इंतजार कर रहा है। उसी रात पर्सियस नोटिस करता है कि आसमान में अजीब शोर हो रहा है। तभी बिजली कड़कती है और जूस प्रकट होते हैं। जूस के चेहरे पर फिक्र की लकीरें हैं। वह पर्सियस को कहता है कि आर्गोस की तबाही के बाद इंसानों ने देवताओं से प्रार्थनाएं करना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से देवता बूढ़े हो रहे हैं और उनकी ताकत खत्म हो रही है। जूस कहता है कि टार्टर्स की जेल से अगर क्रोनोस आजाद हो गया तो पूरी दुनिया राख बन जाएगी। जूस पर्सियस की मदद मांगता है लेकिन पर्सियस कहता है कि वो अपने बेटे को अकेले छोड़कर नहीं जा सकता और वो जूस के साथ जाने के लिए इनकार कर देता है। जूस पर्सियस से कहता है कि तुम्हारा आधा इंसान होना तुम्हें देवताओं से भी ताकतवर बनाता है। यह कहकर वह वहाँ से चला जाता है। जूस अब सीधा अंडरवर्ल्ड के सबसे गहरे हिस्से में पहुँचता है। पोसाइडन भी पहले से ही वहाँ पहुँच चुका है। कुछ देर बाद जूस का बेटा एरिस भी वहाँ आ जाता है। एरिस जूस से काफी खफा है क्योंकि उसे लगता है कि जूस ने उससे ज्यादा अहमियत पर्सियस को दी है। जूस उन्हें टार्टर्स जेल के पास लेकर जाता है। टार्टर्स की उस अद्भुत जेल की दीवारों में काफी हलचल है। जूस हेडीज को पुकारता है। हेडीज वहाँ प्रकट होता है। जूस हेडीज से पुरानी दुश्मनी भूलकर साथ लड़ने के लिए कहता है ताकि क्रोनोस को कैद में रखा जा सके। लेकिन तभी उनको कुछ राक्षस चारों तरफ से घेर लेते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। दरअसल हेडीज ने उनको धोखा दिया है। अचानक हुए हमले की वजह से जूस और पोसाइडन भी उनका मुकाबला नहीं कर पाते हैं। एक आग का गोला पोसाइडन को जाकर लगता है और वो घायल हो जाता है। एरीज भी अपना हथियार निकालता है लेकिन वो अपने ही पिता जूस पर हमला कर देता है क्योंकि एरीज भी हेडीज से मिला हुआ है। जूस को ये देखकर काफी धक्का लगता है। जूस को बेहोश करने के बाद एरीज जूस के हथियार थंडरबोल्ट को ले लेता है। अगली सुबह जमीन से खौफनाक राक्षस निकलने लगते हैं। पर्सियस नोटिस करता है कि उनमें से एक आग का गोला उनके गांव की दिशा में बढ़ रहा है। वह तेजी से अपने घर की तरफ भागता है। वह आग का गोला उनके गांव के बीच गिरता है। जमीन के अंदर एक दानव तेजी से आगे बढ़ता है और एक धमाके के साथ जमीन फाड़कर बाहर निकलता है। पर्सियस नोटिस करता है कि राक्षस सीधा उसके बेटे की दिशा में जा रहा है। वह अपनी वो तलवार उठाता है जो जूस ने उसे दी थी। पर्सियस उस राक्षस की दिशा में भागता है। चारों तरफ उस दानव ने तबाही मचा रखी है और लोगों को जिंदा जला रहा है। तभी वह दानव काइमेरा उसके सामने आता है। ये 2 सिरों वाला एक ऐसा शैतान है जो एक सिर से जहर फेंकता है और दूसरे सिर से आग उगलता है और जिसकी पूंछ एक जहरीला सांप है। पर्सियस अपनी फुर्ती का इस्तेमाल करके काइमेरा के ऊपर जंप करता है और उसके ऊपर वार करता है लेकिन काइमेरा पर्सियस को गिरा देता है। काइमेरा उन्हें जलाने की कोशिश करता है लेकिन पर्सियस पास पड़े एक लकड़ी के टुकड़े को उठाकर उस आग को रोक लेता है। काइमेरा फिर से गांव वालों के पीछे दौड़ता है। वो सब कुछ तोड़ते हुए आगे बढ़ता है। पर्सियस भी उसका पीछा करता है लेकिन जैसे ही वह हीलियस तक पहुंचना चाहता है काइमेरा दीवार तोड़कर उनके बीच आ जाता है। हीलियस की जान बचाने के लिए पर्सियस काइमेरा को ललकारता है। काइमेरा पर्सियस को घसीटते हुए दौड़ता है और वो दोनों दीवार तोड़ते हुए एक घर में जा गिरते हैं। काइमेरा एक जाल में फंस जाता है और उसके जहर फेंकने वाले मुंह में लोहे का एंकर फंस जाता है। काइमेरा अपनी सांप वाली पूंछ से हमला करने की कोशिश करता है लेकिन पर्सियस उसे काट देता है। काइमेरा वहां से भाग उठता है। पर्सियस उस पर हमला करता है और उसके एक सिर को
जमीन में एंकर से ठोक देता है और दूसरे सिर को एक चैन से अलग दिशा में खींचता है। अब उस दानव के मुंह से लगातार जहर निकल रहा है। पर्सियस काइमेरा को आग फेंकने के लिए मजबूर करता है और जैसे ही वो आग उगलता है, पर्सियस चैन छोड़ देता है और वो दानव खुद की आग से ही जल जाता है। पर्सियस ने भले ही उस दानव को मार दिया है, लेकिन उनका पूरा गांव तबाह हो चुका है। ज्यूस ने जिस प्रलय के बारे में उसे बताया था, अब वो उसके सामने है। वो हीलियस को अपने साथ लेकर माउंट ऑफ आइडल्स की तरफ बढ़ता है, धरती की वो जगह जो स्वर्ग के सबसे करीब है। यहाँ देवताओं का वो मंदिर है जहाँ लोग पहले उनकी पूजा करते थे, लेकिन अब इसकी हालत काफी जर्जर हो चुकी है। पर्सियस ज्यूस को बुलाने के लिए प्रार्थना करता है। आसमान में धमाका होता है, लेकिन ज्यूस की जगह वहाँ पोसाइडन आता है। वह बुरी तरह से घायल है। वो बताता है कि हेडीज और एरीज ने उन्हें धोखा दिया है। पोसाइडन कहता है कि अब पर्सियस ही ज्यूस को बचा सकता है, लेकिन इसके लिए उसे हेफेस्टस को ढूंढना पड़ेगा। पोसाइडन अपनी आखिरी सांसें लेते हुए पर्सियस को अपना त्रिशूल देता है और कहता है, मेरे बेटे इजेनोर को ढूंढो, जो रानी एंड्रोमेडा के कैंप में कैद है। वही तुम्हें रास्ता दिखाएगा और अगर वो काबिल साबित हो तो उसे मेरा त्रिशूल सौंप देना। पर्सियस हीलियस को सुरक्षित जगह पर छोड़ता है और अपने उस जादुई उड़ने वाले घोड़े पेगासस को लेकर निकल पड़ता है अपनी पुरानी दोस्त एंड्रोमेडा से मिलने के लिए। आसमान से वो नीचे देखता है, चारों तरफ बस तबाही है। अगर वह नहीं लड़ा तो उसका बेटा भी नहीं बचेगा। पेगासस को दूर से देखकर एंड्रोमेडा के कैंप के सैनिकों को लगता है कि कोई दानव उनकी तरफ बढ़ रहा है। वो उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन एंड्रोमेडा को पता चल जाता है कि वो पर्सियस है। वो अपने सैनिकों को हथियार नीचे करने को कहती है। पर्सियस वहां पहुंचता है। एंड्रोमेडा उसे देखकर काफी खुश है। वो एक योद्धा बन चुकी है और अपनी सेना के साथ इन राक्षसों से लड़ रही है। एंड्रोमेडा पर्सियस को अपने टेंट में लेकर जाती है। उसके दिल में अब भी पर्सियस के लिए फीलिंग्स है। पर्सियस देखता है कि चारों तरफ घायल सैनिक हैं। वो एंड्रोमेडा को बताता है कि देवताओं का अंत करीब है। वो एजेनोर के बारे में पूछता है। एंड्रोमेडा उसे उस जेल में लेकर जाती है जहाँ एजेनोर कैद है। एजेनोर कोई योद्धा नहीं है, वह एक चोर और धोखेबाज है जो कैद में अपनी सजा काट रहा है। उसे अपनी दैवीय शक्तियों में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसका पिता पोसाइडन मारा जा चुका है, वह इस मिशन पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। एजेनोर उन्हें बताता है कि टार्टरस की भूल भुलैया का नक्शा सिर्फ एक ही शख्स ने बनाया है, हेफेस्टस, देवताओं का वो लोहार जिसने ज्यूस का थंडरबोल्ट और पोसाइडन का त्रिशूल बनाया था। लेकिन हेफेस्टस को देवताओं ने ओलिम्पस से निकाल दिया था और अब वह एक गुमनाम टापू पर रहता है। पर्सियस, एंड्रोमेडा और एजेनोर एक जहाज लेकर उस द्वीप की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन समुन्दर में चारों तरफ कोहरा है और उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। एजेनोर अपने पिता का त्रिशूल मांगता है और कहता है कि पोसाइडन के हथियार के बिना उस गुप्त द्वीप पर पहुंचना नामुमकिन है। पर्सियस एजेनोर पे भरोसा करते हुए उसे पोसाइडन का वो त्रिशूल दे देता है। जैसे ही एजेनोर उस त्रिशूल को पकड़ता है, समुन्दर में एक जोरदार कंपन होता है। पोसाइडन की दैवीय शक्ति के प्रभाव से वह जहाज खुद ब खुद अपनी दिशा बदलने लगता है और उस रहस्यमयी द्वीप की तरफ बढ़ने लगता है। द्वीप का नजारा बहुत खूबसूरत है। चारों तरफ जंगल फैला हुआ है। जब वे जंगल के अंदर कदम बढ़ाते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि पूरे इलाके में जाल बिछे हुए हैं। कुछ दूर आगे जाकर एजेनोर गलती से एक जाल को एक्टिवेट कर देता है। वो कुछ कर पाते उससे पहले ही वो एक पिंजरे में कैद हो जाता है और वो पिंजरा काउंटर वेट के भारी दबाव की वजह से झटके के साथ ऊपर की ओर खिंच जाता है। तभी दूर जंगल में उन्हें एक दहाड़ सुनाई देती है। वो कुछ कर पाते उससे पहले ही एजेनोर को दूर खींच लिया जाता है। पर्सियस बिना वक्त गवाए उसके पीछे दौड़ पड़ता है, लेकिन तभी अचानक एक विशाल पेड़ उसकी दिशा में आता है। पेड़ों के बीच से एक विशालकाय दानव उसकी तरफ बढ़ रहा है। पर्सियस वहाँ से भागता है, लेकिन वो दानव उसका पीछा करता है। ये साइक्लोप्स था, एक आंख वाला विशालकाय राक्षस। उसका हर एक वार जंगल के विशाल पेड़ों के भी दो टुकड़े कर दे रहा है। दूसरी तरफ एक और साइक्लोप्स एंड्रोमेडा और उसके सैनिकों को घेर लेता है। वह बिना किसी रहम के उन पर टूट पड़ता है और उन्हें मारना शुरू कर देता है। एंड्रोमेडा और उसकी एक सैनिक बचकर एक गड्ढे में छुप जाते हैं, लेकिन वह साइक्लोप्स उनका पीछा नहीं छोड़ रहा। पर्सियस भागकर एक ट्रैप के पास पहुंचता है। तभी वह साइक्लोप्स वहां पहुंचकर दोबारा पर्सियस पर हमला कर देता है। पर्सियस अपनी तलवार से उसका हाथ रोकता है। कुछ सैनिक भी वहां आकर पर्सियस की मदद करते हैं। मौका पाते ही पर्सियस उस ट्रैप को एक्टिवेट कर देता है और वह पेड़ सीधा उस साइक्लोप्स के सिर पर जाकर लगता है। साइक्लोप्स वही बेहोश होकर गिर जाता है। उसकी दर्दनाक चीख सुनकर दूसरा साइक्लोप्स भी एंड्रोमेडा को छोड़कर वहां से भाग जाता है। पर्सियस गिरे हुए साइक्लोप्स के ऊपर जाता है। तभी दूसरा साइक्लोप्स भी वहां पहुंच जाता है। पर्सियस उनसे पूछता है कि एजेनोर कहाँ है। वो उन्हें वार्निंग देता है और पोसाइडन का त्रिशूल निकाल लेता है, लेकिन तभी एक बूढ़ा साइक्लोप्स वहां एजेनोर को लेकर आता है। पोसाइडन के त्रिशूल को देखकर वो बताता है कि वो हेफेस्टस के पहरेदार हैं और इस जंगल की हिफाजत करते हैं। दूसरी तरफ पाताल लोक में हेडीज और एरीज ने ज्यूस को बंदी बना रखा है। एरीज ज्यूस से इतनी नफरत करता है कि वो कैद में भी ज्यूस पर वार करता है। हेडीज उसे रोकता है।
हेडीज कहता है कि ये उसकी सल्तनत है और एरीज अपनी औकात में रहे। उन्हें ज्यूस को मारने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्रोनोस ने ज्यूस की शक्तियों को खींचना शुरू कर दिया है। जब ज्यूस उनसे पूछता है वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, तब हेडीज बताता है कि उन्होंने क्रोनोस से एक सौदा किया है। अगर वे ज्यूस की दिव्य शक्ति क्रोनोस को सौंपकर उसे दोबारा जिंदा कर देते हैं तो बदले में क्रोनोस उन्हें अमरता का वरदान देगा। हेडीज कहता है कि देवता अब मरने लगे हैं, लेकिन उन्हें इंसानों की तरह स्वर्ग नहीं मिलता, बल्कि उनका अंश इस दुनिया से खत्म हो जाता है और हेडीज अपना ऐसा अंत नहीं चाहता। पर्सियस और उसका काफिला अब साइक्लोप्स के साथ उस जगह की ओर बढ़ रहा है जहाँ हेफेस्टस रहता है। वो बूढ़ा साइक्लोप्स उन्हें एक विशाल पहाड़ के नीचे मौजूद गुफा के पास लेकर जाता है। गुफा के अंदर जाने पर उनकी मुलाकात हेफेस्टस से होती है। हेफेस्टस अब एक बूढ़ा और थोड़ा पागल सा दिखने वाला शख्स बन चुका है। वह देवताओं से नफरत करता है क्योंकि उन्होंने उसे छोड़ दिया था। हेफेस्टस उन्हें अपनी गुप्त लैब में ले जाता है और खुलासा करता है कि टार्टरस की रचना उसी ने की थी, लेकिन टार्टरस बनाते समय उसने अपने लिए एक गुप्त रास्ता भी बनाया था। मगर यह रास्ता किसी साधारण मार्ग जैसा नहीं बल्कि एक पेचीदा भूल भुलैया है। जब पर्सियस उसे बताता है कि एरीज और हेडीज मिलकर क्रोनोस को आजाद कर रहे हैं तो हेफेस्टस उनकी मदद करने के लिए मान जाता है। वे सभी उस खतरनाक भूल भुलैया की ओर रवाना हो जाते हैं। रास्ते में हेफेस्टस एजेनोर को भूल भुलैया का नक्शा देता है। वह उनको बताता है कि भूल भुलैया महज पत्थरों की दीवार नहीं है, बल्कि यह आपके दिमाग के साथ खेलती है। हर मोड़ पर सैकड़ों दरवाजे मिलेंगे और किसी भी गलत दरवाजे का चुनाव निश्चित मौत है। जैसे ही यह काफिला भूल भुलैया के मुहाने पर पहुंचता है, हेफेस्टस उस तिलिस्मी दरवाजे को खोल देता है। तभी आसमान चीरते हुए एक जोरदार धमाका होता है और बिजली की रफ्तार से एरीज उनके सामने आकर गिरता है। पर्सियस उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसके वार का एरीज पर कोई असर नहीं होता। एरीज अपने हथियार निकालता है और एक एक करके उन सैनिकों को मारने लगता है। वे सैनिक एरीज की शक्ति के आगे पूरी तरह बेबस नजर आते हैं। एंड्रोमेडा भी बहादुरी दिखाती है, लेकिन एरीज के वार से वो भी दूर जाकर गिरती है। भूल भुलैया का दरवाजा भी अब वापस बंद होने लगता है। हेफेस्टस दरवाजे को रोकने के लिए अपने हथियार का इस्तेमाल करता है। एरीज अब पर्सियस पर हमला करता है। पर्सियस को बचाने के लिए एजेनोर एरीज पर पीछे से वार करता है। इसी गहमागहमी में हेफेस्टस का हथियार टूट जाता है। एंड्रोमेडा भागकर अंदर चली जाती है। उसके पीछे पर्सियस और एजेनोर भी अंदर भागते हैं। पर्सियस और उसके साथियों को बचाने के लिए हेफेस्टस खुद को कुर्बान कर देता है। अंदर पहुंचते ही पर्सियस एक खतरनाक ढलान से फिसलकर भूल भुलैया के सबसे निचले अंधेरे हिस्से में जा गिरता है। यहाँ एंड्रोमेडा और एजेनोर भी है। वे तीनों आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, मगर हर मोड़ पर रास्ता पत्थर की दीवारों से बंद मिलता है। इस अनंत और विशाल भूल भुलैया को पार करना अब पूरी तरह नामुमकिन नजर आने लगा है। तभी उनकी पास की दीवारें भी खिसकने लगती हैं। वो तीनों वहां से भागते हैं और बाल बाल बचते हैं, मगर जैसे ही वे बाहर निकलते हैं वे उस तिलिस्मी भूल भुलैया के ऐसे हिस्से में पहुंचते हैं जहां रास्ता हर पल अपना रूप बदल रहा है। टार्टरस की ये जगह किसी जिंदा शैतान जैसी है। वो कुछ कर पाते उससे पहले ही वो नीचे खींच लिए जाते हैं। पर्सियस अब एक अंधेरे कमरे में जाकर गिरता है जहां एक राक्षस उस पर हमला करता है। ये दानव हर बार हमला करने के बाद पर्सियस को गिराकर भाग जाता। जब पर्सियस थक जाता है तब वो दानव अपना चेहरा दिखाता है। ये मिनोटॉर था, आधा इंसान और आधा सांड। मिनोटॉर जब फिर से पर्सियस पर हमला करता है तब पर्सियस अपनी फुर्ती दिखाते हुए उसका सींग तोड़ देता है। फिर वह उसी सींग को हथियार बनाकर उस राक्षस को मार गिराता है। मिनोटॉर को खत्म करते ही वो जगह फिर से अपना रूप बदलने लगती है और एक नया आकार ले लेती है। पर्सियस आगे बढ़ता है तो उसे एंड्रोमेडा और एजेनोर मिलते हैं। वो लोग देखते हैं कि वो अब आखिरकार टार्टरस के केंद्र में पहुंच चुके हैं। ज्यूस को विशाल जादुई जंजीरों से हवा में लटकाया गया है। ज्यूस हेडीज से माफी मांगता है। ये सुनकर हेडीज चौंक जाता है। ज्यूस कहता है कि वह इस पूरी साजिश के लिए हेडीज को माफ कर रहा है। हेडीज की आंखों में अपने भाई के लिए दया और अपनी गलती के लिए पछतावा साफ दिखाई देता है। तभी वहाँ एरीज आता है और हेडीज पर हमला कर देता है। एरीज ज्यूस के हथियार से हेडीज को मारने की कोशिश करता है, मगर ज्यूस उस हथियार को सक्रिय होने से रोक देता है। ज्यूस कहता है कि वो उसे हेडीज को नहीं मारने देगा। मौके का फायदा उठाकर हेडीज एरीज को लेकर वहाँ से नीचे की गहराइयों में कूद जाता है। क्रोनोस भी अब पूरी तरह जागने की कगार पर पहुंच चुका है। पर्सियस, एंड्रोमेडा और एजेनोर के साथ वहाँ पहुंच जाता है। वो लोग ज्यूस की जंजीरों को तोड़ने की कोशिश करते हैं। क्रोनोस उन्हें रोकने के लिए अपना हाथ उनकी तरफ बढ़ाने लगता है। पर्सियस अब अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उन जंजीरों को तोड़ देता है, लेकिन एरीज फिर से वहाँ आ जाता है। वो एक धमाका करता है जिससे एंड्रोमेडा हवा में उछल जाती है, पर पर्सियस उसे पकड़कर बचा लेता है। हेडीज वहाँ आकर एरीज को रोकता है और सबको वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन जब पर्सियस ज्यूस को लेकर वहाँ से जा रहा होता है, एरीज हेडीज पर वार करता है और उससे पोसाइडन का त्रिशूल छीनकर ज्यूस की दिशा में फेंकता है। वो त्रिशूल सीधा ज्यूस को जाकर लगता है। बिगड़ते हालातों को देख ज्यूस अपनी अंतिम बची हुई ताकत का इस्तेमाल करता है। एक धमाका होता है और वो पाताल लोक से बाहर पहुंच जाते हैं, लेकिन अब ज्यूस की सारी शक्तियां खत्म हो चुकी हैं और वो मौत के बहुत नजदीक है। ज्यूस
पर्सियस को बताता है कि क्रोनोस को सिर्फ एक महाअस्त्र स्पीयर ऑफ ट्रियम से मारा जा सकता है, जो ज्यूस के थंडरबोल्ट, पोसाइडन के त्रिशूल और हेडिस के हथियार को एक साथ जोड़कर बनेगा। लेकिन थंडरबोल्ट अब भी एरीज के पास था। पर्सियस एरीज से प्रार्थना के जरिए बात करता है। वो कहता है कि अब समय आ गया है कि वो साबित कर दे कि उनमें से कौन ज्यूस का काबिल बेटा है। पर्सियस एजेनोर और एंड्रोमेडा को कहता है कि उन्हें क्रोनोस को कुछ समय के लिए रोकना होगा। इसके बाद पर्सियस एरीज से मुकाबला करने के लिए वहां से निकल पड़ता है। अब इस तबाही को रोकने की सारी जिम्मेदारी एंड्रोमेडा के जांबाज सैनिकों के कंधों पर आ टिकी है। तभी एक जोरदार धमाका होता है। ये इतना तेज है कि पूरा मैदान धुएं के गुबार में समा जाता है। एंड्रोमेडा को एहसास हो जाता है कि ये क्रोनोस है। धमाके से निकल रहे आग के गोलों से बचते हुए पर्सियस आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही ये धधकते गोले जमीन से टकराते हैं, उनके अंदर से क्रोनोस के खूंखार योद्धा मखाई निकलते हैं। जैसे ही ये राक्षस इंसानी फौज पर हमला करते हैं, मंजर कत्लेआम में बदल जाता है। मखाई की तलवारें बिजली की रफ्तार से चलती हैं और एक एक वार में कई सैनिकों के पर खच्चे उड़ा देती हैं। दूसरी तरफ पर्सियस मंदिर में पहुंचकर देखता है कि एरीज पहले से वहां खड़ा है, लेकिन एरीज हीलियस को भी वहां लेकर आया है। एरीज पर्सियस से कहता है कि वो उसे उसके बेटे के सामने मारेगा, ताकि उसे पता चल सके कि अगर किसी से उसका बाप छीन लिया जाए तो उस पर क्या गुजरती है। पर्सियस एरीज पर हमला करता है, लेकिन एरीज की ताकत पर्सियस के मुकाबले कहीं ज्यादा है। पर्सियस के वार बेअसर साबित होते हैं और एरीज उसे उठा के पटक देता है। एरीज उसे बहुत ही बेरहमी से मारता है और उसे पकड़कर मंदिर में मौजूद विशाल पिलर्स पर दे मारता है। जब एरीज को लगता है कि पर्सियस हार चुका है, तब वो वापस हीलियस के पास जाता है। लेकिन अब पर्सियस अपने बेटे को बचाने के लिए अपनी बची हुई ताकत जुटाकर एरीज पर हमला करता है। वो उसे पीछे से पकड़ता है और उसी का खंजर एरीज के सीने में मारता है। इसके बाद पर्सियस ज्यूस का थंडरबोल्ट एरीज में घुसा देता है। अपने भाई को मरता देख पर्सियस को दुख होता है। एरीज मर जाता है और उसका शरीर राख बनकर बिखर जाता है। अब उसके पास तीनों हथियार आ गए हैं और वो क्रोनोस का सामना करने के लिए तैयार है। वो उन तीनों हथियारों को जोड़ता है, जिससे बनता है वो महाअस्त्र स्पीयर ऑफ ट्रियम। अब हेडिस भी युद्ध के मैदान में पहुंच चुका है। वो ज्यूस के पास जाता है और उसे कहता है कि मैंने भी तुम्हें माफ कर दिया है। ये कहकर वो अपनी आधी ताकत ज्यूस को दे देता है। ज्यूस के घाव भर जाते हैं और वो फिर से जवान हो जाता है। देवताओं का यह पुनर्मिलन अब इस तबाही को रोकने की नई उम्मीद है। अब ये दोनों भाई क्रोनोस के राक्षसों को धूल चटाने लगते हैं। इन दोनों को रणभूमि में लड़ते देखकर एहसास होता है कि आखिर इन्हें ब्रह्मांड का देवता क्यों कहा जाता है। हेडिस और ज्यूस अपनी शक्तियों से क्रोनोस के मखाई दानवों को मक्खियों की तरह हवा में उड़ा देते हैं। लेकिन तभी क्रोनोस जमीन को फाड़कर बाहर निकलने लगता है, जिसका आकार इतना विशाल है कि उसके सामने पहाड़ भी छोटे लग रहे हैं। ज्यूस अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर क्रोनोस पर हमला करता है, लेकिन इससे क्रोनोस अब और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वह अपने एक ही वार से पूरे के पूरे पहाड़ को नेस्तो नाबूद कर देता है। पर्सियस भी अब क्रोनोस की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन क्रोनोस लगातार आग की बारिश कर रहा है। उसका हर एक हमला पूरे जंग के मैदान में आग के गोले बरसा रहा है। ज्यूस और हेडिस को समझ आ जाता है कि पर्सियस को क्रोनोस तक पहुंचाने के लिए उन्हें क्रोनोस को रोकना पड़ेगा। वो दोनों अपनी शक्तियों को मिलाकर अपनी पूरी ताकत के साथ क्रोनोस पर एक वार करते हैं। इस वार से क्रोनोस भी हिल जाता है और चंद पलों के लिए अपना मुंह खोल लेता है। पर्सियस को हमला करने का एक मौका मिल जाता है। क्रोनोस ज्यूस और हेडिस को रोकने के लिए जमीन पर अपना मुक्का मारता है, जिससे आग का एक तूफान उठ जाता है। ज्यूस अपनी बची हुई ताकत का इस्तेमाल करके एक सुरक्षा कवच बनाकर हेडिस को बचा लेता है। पेगासस भी पर्सियस का पूरा साथ देता है और वो दोनों आग को चीरते हुए आगे बढ़ते हैं। पर्सियस सीधे क्रोनोस के उस जलते हुए मुंह में एक सुसाइड डाइव लगाता है। पर्सियस उस महाअस्त्र से क्रोनोस को अंदर से चीर देता है और फिर उसे उसके शरीर के अंदर फेंक देता है। अब क्रोनोस के पूरे शरीर में वो बिजली दौड़ने लग जाती है। उसका लावा से बना शरीर अंदर से फटने लगता है। क्रोनोस का विशाल पत्थर जैसा शरीर धमाके के साथ टुकड़ों टुकड़ों में बिखर जाता है। ये देखकर एंड्रोमेडा और उसकी सेना भी खुशी से झूम उठते हैं। पर्सियस भी वहां से बचकर वापस आ जाता है। पर्सियस को जिंदा देखकर एंड्रोमेडा को और भी सुकून मिलता है। पर्सियस ज्यूस के पास जाता है। हेडिस उसे कहता है कि अब ज्यूस को आखिरी अलविदा कहने का वक्त आ चुका है। ज्यूस कहता है कि उसे अपने बेटे पर्सियस पर नाज है। वो एक पिता की तरह अपना हाथ पर्सियस के चेहरे पर रखता है और उसे शुक्रिया कहता है। ज्यूस मरते वक्त भी मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे पर्सियस में वो सब देख लिया जो वे खुद नहीं बन पाए। हेडिस भी अब एक मामूली इंसान की तरह बूढ़ा हो चुका है। हेडिस पर्सियस को कहता है, अब देवताओं का वक्त खत्म हुआ, अब दुनिया तुम्हारी है। कैंप में लौटकर पर्सियस की नजर एंड्रोमेडा पर पड़ती है। वह उससे अपने दिल की बात कहना चाहता है, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। एजेनोर ये नोटिस करता है और पर्सियस को एंड्रोमेडा के पास जाने को कहता है। पर्सियस एंड्रोमेडा के करीब जाता है और इससे पहले कि वह कुछ कहे, वह उसे किस कर देता है। एंड्रोमेडा भी शायद इसी पल का इंतजार कर रही थी। वह धीरे से मुस्कुराने लगती है। फिल्म के आखिर में हम पर्सियस को उसके बेटे हीलियस के साथ देखते हैं। पर्सियस हीलियस को अपनी तलवार सौंप देता है। वह उसे समझाता है कि तुम्हारी रगों में देवताओं का खून है और तुम्हें अपनी इस शक्ति का इस्तेमाल हमेशा लोगों की भलाई के लिए करना होगा।